एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से क्लास हिस्ट्री का जो हमने कल पढ़ा था मौर्य एम्पायर, उससे आगे का लेके आई हूँ, क्योंकि हम हिस्ट्री को कनेक्टेड वे में ही पढ़ रहे हैं। ये हमारा सारा प्राचीन जो भारत है उसके बारे में चल रहा है। तो मौर्य एम्पायर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद के समय को मौर्योत्तर काल बोलते हैं, आफ्टर मौर्य पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य ख़त्म होने के बाद दो तरह की जनजातियाँ आ गई थी। ठीक है, दो तरह के राज चलने लगे थे। एक तो था कि भाई लोकल, ठीक है, देसी जनजातियाँ थी, और एक थी विदेशी। तो हम दोनों को इकट्ठा तो नहीं कर सकते, चलिए ये दोनों साथ में थी। जो लोकल वाले थे वो भी चल रहे थे, इधर लोकल वाले चल रहे थे सेंट्रल इंडिया की तरफ, इधर जो थे विदेशी जनजातियां चल रही थी। ठीक है, लेकिन एक वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम एक एक करके इनको देखेंगे, क्योंकि हर वन से कोई ना कोई ये कि 4-5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं कि जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भाई देसी जो जनजातियां थी उनमें कौन कौन से वंश आए हैं। तो उसमें था सुंग वंश, सबसे पहले आया था सुंग वंश, उसके बाद था कण्व, फिर था सातवाहन। तो आज हम इन 3 वंश के बारे में देखते हैं। तो जो सुंग वंश था उसमें क्या था, सुंग वंश की जो स्थापना की थी वो थी पुष्यमित्र सुंग ने की थी, क्योंकि वृद्धरथ था जो मौर्य का लास्ट जो राजा था, मौर्य साम्राज्य का लास्ट राजा वृद्धरथ था, उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने, तब सुंग वंश की स्थापना हुई थी। और जो पुष्यमित्र सुंग थे वो मौर्य के यहाँ पे क्या थे, सेनापति थे। तो सुंग वंश के जो बात करें राजवंश की, तो 10 राजाओं ने टोटल अगर बात करें तो 10 राजाओं ने की थी यहाँ पे लगभग शासन किया था। वो टाइम पीरियड था 185 बीसी से 73 बीसी तक का टाइम था। ठीक है, 112 लगभग 112 वर्षों का शासन काल रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 100 वर्षों का भी कहीं लिखा रहता है। तो टाइम वही आगे पीछे थोड़ा बहुत इनका रहता ही है। ठीक है, फिर पुराणों में पुष्यमित्र सुंग को सेनानी भी कहा गया है। ठीक है, जो सुंग थे वो उज्जैन प्रदेश से, ठीक है, उज्जैन थी जो जगह, वहाँ के थे सुंग, और मौर्यों के यहाँ सेनापति थे, वो मैंने आपको बताया ही था अभी। फिर देखते हैं कि जो मध्य गंगा की जो घाटी है और चंबल नदी, ठीक है, यहाँ तक का प्रदेश इसमें क्या था, सुंग के शासनकाल में सम्मिलित किया गया था। उसमें भी अगर बात करें तो पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, ये जो जगह थी ये प्रमुख थी। तो पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी क्या रही थी, पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी राजधानी रही थी। विदिशा मेन राजधानी थी, पाटलिपुत्र भी लेकिन बनी थी। विदिशा में क्या हुआ था, विदिशा में इन्होंने गरुड़ स्तंभ, ठीक है, गरुड़ स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था विदिशा में। और ये सूर्य के क्या थे, उपासक थे। जो शुंग वंश वाले थे वो सूर्य के उपासक थे, पूछ लिया जाता है कई बार, तो सूर्य के उपासक थे। फिर जो पुष्यमित्र सुंग थे उनका पतंजलि के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। उन्होंने ही, पतंजलि ने ही उनके लिए, जो पुष्यमित्र सुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, मतलब उनके लिए आयोजन करवाया था। ठीक है, स्थापना क्या, आयोजन। ठीक है, इनके टाइम पे और क्या हुआ था, यवनों का आक्रमण हुआ था। यवनों का आक्रमण पूछ लेते हैं किसके टाइम पे हुआ था, तो वो शुंग वंश के टाइम पे हुआ था। ये ब्राह्मण वंश था। ठीक है, जो शुंग वंश था वो इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश था। इन्होंने क्या किया था भी, ब्राह्मण को जो उसका प्रसार था वो कम हो गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको फैलाने के लिए काफ़ी सारे बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे वो तुड़वाए थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को भी मरवाया था। लेकिन अगर बात करें बाद में इन्होंने ही, पुष्यमित्र सुंग ने ही सांची के स्तूपों का जो आकार है वो भी बड़ा करवाया था। ठीक है, तो ट्रिकी है थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब मिस्ट्री सी है कि भाई पहले ये बौद्ध भिक्षुओं को मरवा भी रहे थे और फिर उन्हीं को उसके जो आकार को बड़ा करवा रहे हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना।
उसके बाद जो शुंग वंश था उसमें वैसे तो 10 राजाओं ने राज किया था, लेकिन मेन थे अग्निमित्र, उसके बाद वसुमित्र, और जो लास्ट थे देवभूति। लास्ट का पूछ लेते हैं, देवभूति को किसने मारा था शुंग वंश से फिर खत्म हुआ था। ठीक है, देवभूति की फिर हत्या की थी वासुदेव ने। वासुदेव ने हत्या की थी, उसके बाद फिर शुंग वंश खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम, फिर वासुदेव ने जब शुंग वंश खत्म किया है तो फिर कौन सा वंश आता है? कण्व वंश। ठीक है, ऐसे सीरीज में भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल तो ध्यान रखना। शुंग के बाद कण्व है, कण्व के बाद सातवाहन है। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, ऐसे सीरीज आगे पीछे करके भी पूछ ली जाती है। और अभी तो बिल्कुल एचटेट में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते ही नहीं है। तो शुंग वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे देवभूति, जिसकी हत्या की थी वासुदेव ने। फिर उसकी कण्व वंश की जो है स्थापना हुई थी। वासुदेव थे जो देवभूति के क्या थे? मंत्री थे। जो कण्व का टाइम है वो है 75 BC से 30 BC तक का, 45 वर्ष तक का इनका राज बताया गया है। कण्व का छोटा था, काफ़ी छोटा था और ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहा था। 4 इसके राजा रहे हैं कण्व वंश में, वासुदेव, फिर भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मी। ठीक है, सुशर्मी को सुशर्मा भी लिखा है कई जगह। ठीक है, तो देख लेना एग्जाम में, जैसे भी मिले तो सुशर्मी मिले सुशर्मी कर देना, सुशर्मा मिले तो सुशर्मा कर देना। ठीक है, तो जो लास्ट राजा था वो था सुशर्मी, और जो जिसकी हत्या की थी फिर सिमुख ने। ठीक है, सिमुख ने हत्या की थी। इनके टाइम पे क्या हुआ था? मगध है ना बिल्कुल सीमित हो गया था। मगध का जो इलाका है वो सीमित होता चला गया था। अब ये देख लो, उससे पहले क्या था? मौर्य साम्राज्य तक जो मगध का इलाका था काफ़ी फैला हुआ था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ काफ़ी फैला हुआ था। इनके टाइम पे आने के तक क्या हो गया? वो सीमित होता चला गया, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहे। इनका जो राजकाज था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद आता है सातवाहन। सिमुख तो से जो हत्या की थी, सिमुख ने जो हत्या की थी जिसकी, सुशर्मे की, तो वो सातवाहन वंश से संबंधित थे। तो उससे क्या हुआ? फिर उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद देखते हैं सातवाहन वंश है जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो वो ध्यान से देखना। इसको क्या है कि आंध्र वंश राजवंश भी बोलते हैं, आंध्र सातवाहन राजवंश भी बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था और ये। ठीक है, शुंग वंश था वो था ब्राह्मण वंश था, सातवाहन वंश था हिंदू राजवंश था। ठीक है, हिंदू वंश। इनकी जो राजधानी रही थी वो थी प्रतिष्ठान इनकी राजधानी रही है। वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है प्रतिष्ठान जो है। तो ये भी देख लेना, अलग सा नाम था लेकिन इनकी राजधानी थी। ठीक है, राज्य की जो भाषा थी वो संस्कृत भी थी और प्राकृत भी। ठीक है, प्राकृत वो थी जो मराठा की तरफ बोली जाती थी, वो प्राकृत थी। ब्राह्मी इसकी क्या थी? लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि में ये लिखे जाती थी। फिर जो समाज था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन कि जो समाज था सातवाहन वंश का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। इसका मतलब क्या है कि जो राजाओं के नाम थे वो माता के नाम पे थे। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ इसके जो सातवाहन के जो राजा थे ना, ज़्यादातर सातकर्णी तो उन पे लगाई हुआ है, तो वो माता के नाम पे थे ये चीज़ें, इसलिए समाज को तो क्या बोला गया है? मात्र सत्तात्मक था। लेकिन जो राजकुल था ना, ये कन्फ्यूजन वाला है कि राजकुल था वो तब भी पितर सत्तात्मक था। मतलब कि क्या था कि जो राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो फिर भी ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, पिता के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये सिस्टम सातवाहन का भी था, लेकिन समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और इन्होंने क्या किया था? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण करवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा भी कहाँ से चली है? सातवाहन वंश से चली है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा वो किसने चलाई थी? तो वो सातवाहन वंश ने चलाई थी। और क्या चले थे? शीशे के सिक्के चलवाए थे इन्होंने, जिसपे जहाज का चित्र बना हुआ था। ठीक है, जहाज का चित्र बना हुआ था क्योंकि ये क्या थे? समुद्री व्यापार में श्रेष्ठ थे, काफ़ी व्यापार करते थे। और जो व्यापारी लोग हैं उसको नैगम बोलते थे। ठीक है, व्यापारी लोग नैगम कहलाते थे। ठीक है,
तो ये था जो सातवाहन और कण्व वंश, शुंग वंश, ठीक है। ये हमने तीनों पढ़े हैं जो लोकल जनजाति से थे, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इन क्वेश्चन मतलब जो लोकल जनजाति के जो ये वंश थे, ये छोटे छोटे ही वंश थे और इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से बनेंगे, ठीक है। तो कल जो हम करेंगे वो जो विदेशी जनजातियां हैं वो करेंगे। तब तक आप बने रहिए चैनल पर और चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आगे और कैसे कैसे हमें कैसे क्या क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि हम अपना जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक